एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल बाय सेक्युलर डिटर्मिनेंट। जो पहले मैंने वीडियो दी थी आपको क्वांटम की, उसमें मैंने आपको लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल कंप्लीट पढ़ा दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके चेक कर लेना। और उसमें मैंने आपको बोला था कि आपका लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में आज हम करेंगे लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल बाय सेक्युलर डिटर्मिनेंट। अगर हम टॉपिक देखें तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी कि हम यहाँ से एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम टॉपिक को। तो देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो फंक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम जो फंक्शन लेंगे वो लेंगे यहाँ पे φ1 एंड φ2। ठीक है, हमने क्या लिया, दो फंक्शंस ले लिए φ1 एंड φ2, और इन दोनों फंक्शंस को हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, psi इज इक्वल्स टू c1 φ1 प्लस c2 φ2। ठीक है, आपको क्या करना है, दो फंक्शन लेना है और दोनों फंक्शंस को क्या करना है, आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देना है। तो हमने इतना लिख दिया। अभी मैंने आपको देखो एवरेज एनर्जी बताई हुई है, जो आपने वीडियो नहीं देखी है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल की, उसमें मैंने बोला था कि आपकी जो एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साई स्टार एच साई डी टाउ अपॉन साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो साई क्या है, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए, दो फंक्शन लेके यहाँ पे मैंने पूरा जो इनका एडिशन करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक फंक्शन बनाया हुआ है, वो यहाँ पे साई है। और स्टार का मतलब क्या है, देखो अगर इस फंक्शन में मैं आयोटा लेती, अगर इस फंक्शन में हमारा क्या होता, आयोटा होता, तो उसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट मींस स्टार करते तो वो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता। दैट मीन्स अगर हमारा फंक्शन होता c1 φ1 प्लस आयोटा c2 φ2, ठीक है, यहाँ पे आयोटा का साइन होता, अगर इसको हम स्टार करते तो यहाँ पे क्या आता, c1 φ1 माइनस c2 φ2। ठीक है, इस टाइप से बनता, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स अगर हम स्टार भी करेंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वही फंक्शन क्या रहेगा आपका, सेम। ठीक है, तो अभी हटा देते हैं हम। क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये फंक्शन बनाया है इसमें इस एवरेज एनर्जी के फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद क्या बनेगा, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू c1 φ1 प्लस c2 φ2। ठीक है, इसका स्टार आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टार करने से, वो मैंने आपको बता दिया। h c1 φ1 प्लस c2 φ2 डी टाउ, क्लियर, अपॉन में क्या है आपका ये वाली टर्म c1 φ1 प्लस c2 φ2 डी टाउ। ठीक है, इंटू c1 φ1 प्लस c2 φ2 इंटू डी टाउ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रखे, दैट मींस यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई का साइन है। अभी आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। दैट मींस आप क्या करेंगे, जो c1 φ1 है आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ। दैट मींस इन दोनों टर्म्स को पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, होगी ये वाली टर्म मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर ये टर्म आएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये टर्म उठाओगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा ही रूल ये सेम ऐसे इस पे लगाओगे। इसमें क्या होता है, आपको गलती जो गलत होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करोगे आप, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर ये वाला करोगे, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो क्या आएगा, देखो c1 φ1। ठीक है, c1 φ1 यहाँ पे क्या है, h है, तो h आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे c1 φ1 डी टाउ। ठीक है, प्लस का साइन, अब क्या आएगा c2 φ2। ठीक है, c2 φ2 h, इसके साथ मल्टीप्लाई है c1 φ1 डी टाउ। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, c1 φ1 c2 φ2 h c2 φ2
डी टाउ प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा C2 H C2 डी टाउ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो बाय में है अभी हमारे टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, तो एक बार रेड कलर से कर देती हूँ इसको मैं। ठीक है, C151 इंटू C151। ठीक है, देखो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं क्योंकि C1 का स्क्वायर बन जाएगा और 51 का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, डी टाउ प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा C2 इंटू C1 डी टाउ प्लस अभी क्या बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको इसके साथ करना है तो C1 प्लस सॉरी इंटू C2 डी टाउ, फिर आएगा प्लस का साइन, एक टर्म और रह गई ये वाली। ठीक है, इसमें क्या आएगा C2 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर डी टाउ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीख गए। इसमें बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ऐसे क्या हो जाता है जब हम कर देते हैं इसको इसके साथ करते हैं जिसको इसके साथ करते हैं तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। पहले आप क्या करोगे, एक टर्म यहाँ से उठाओगे फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा ये चीज बनती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अभी देखो आपके पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होते हैं आपके, देखो इसमें क्या लेना है आपको। देखो अगर आपके पास 5 I, ठीक है, और H 5I डी टाउ कुछ ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स आई का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 5I और 5I है, 1 है, 2 है, 3 ऐसा कुछ फंक्शन है तो आप उसको लिख सकते हो HII। ठीक है, HII लिख सकते हो उसको, और इसको बोला जाता है कूलम इंटीग्रल, उसको बोलते हैं कूलम इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास हो psi I H, अगर आपके पास हो psi I H psi j डी टाउ, ठीक है, इस टाइप से कुछ हो, दैट मीन्स 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे जो टर्म आएगी आपकी वो क्या आएगी, HIJ। ठीक है, HIJ, और दैट मीन्स I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये टर्म जो मैंने बताई है ये सिर्फ किसके लिए बताई है, ऊपर वाले के लिए। दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आएंगे। जो हमें इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, HII और HIJ की फॉर्म में। ठीक है, अभी हम नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे वाले की देखो, यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक बार इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें क्या करना है, ये चीज उसमें पुट करनी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। जो टर्म मैंने यहाँ पे नीचे लिखी थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन जो मैट्रिक्स होती है आपकी ये फॉर्म की होती है। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे दे रखा है II, दैट मींस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सेम होना चाहिए, और I होगा यहाँ पे, और उसको बोलते हैं कूलम इंटीग्रल। ये मैंने आपको बता दिया है, और इसको बोलते हैं हम psi I, जो यहाँ पे होगा I और J, HIJ, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास होता है एक ओवरलैप इंटीग्रल। ओवरलैप इंटीग्रल को के लिए हम जो फंक्शन है किस टाइप में लिखा होगा, तो देखो यहाँ पे हो सकता है आपका psi I, ठीक है, psi I और psi I डी टाउ, इस फॉर्म में होगा आपके पास psi I और psi I। देखो यहाँ पे psi I भी हो सकता है, लेकिन मैंने फंक्शन यहाँ पे phi की फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे आप phi कर लो, phi I। ठीक है, phi I, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने फंक्शन phi की फॉर्म में लिख लिया है, तो आप यहाँ पे phi कर लीजिए। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, phi I इंटू phi I। ठीक है, डी टाउ अगर आपको हो, यहाँ पे क्या है आपके II, दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 3 ठीक है,
ये हो सकता है, तो इसको लिख सकते हो आप SII की फॉर्म में। समझ में आया? अगर आपके पास हो साई आई और साई जे की फॉर्म में, अगर आपको दे रखा हो ये, तो उसको लिख सकते हो IJ की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे जो IJ होगा वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। देखो अगर आपको क्वेश्चंस दिया होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगी उसमें देखो अगर आपके पास ऐसी फॉर्म नहीं दे रखी है, अगर साई आई और साई IJ नहीं दे रखा है, तो आप जो बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन लगाओगे वो कौन से लगाओगे? ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन। तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन क्या होती है? तो देखो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन होती है, देखो अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं दे रखी इनकी वैल्यूज, ना तो इसकी वैल्यू दे रखी है ना इसकी वैल्यू दे रखी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगाओगे? ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन लगाओगे, और वो होती है आप साई आई को लोगे 1, ठीक है, और साई IJ को लोगे 0। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है अगर आपको नहीं दे रखी हो। वैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं उसमें नहीं देते हैं, तो आपको लर्न रखनी है। अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने ये चीज लिखी, हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं। देखो पुट कैसे करेंगे इसमें, अभी देखो इसमें दे रखा आपको C151 और C151, दैट मीन्स आपको देखिए यहाँ पे H की फॉर्म में है, तो H है बीच में, देखो इसमें H नहीं है तो ऊपर वाला कंडीशन लगेगी, मतलब यहाँ पे क्या आपका 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? C1 और इसको लिख सकते हो C1 का स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो? C1 का स्क्वायर। आपकी एवरेज एनर्जी चल रही है नहीं, C1 का स्क्वायर हो गया, और 5 ये क्या है? 5 इसको क्या लिख सकते हो आप? H11 प्लस। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है ये C2 C1। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? C2 C1। यहाँ पे दे क्या रखा है आपको? 5251। ठीक है, दैट मींस ये वाली कंडीशन है IJ की कंडीशन, यहाँ पे हम लेते हैं IJ। ठीक है, जो पहले होगा वही लेंगे, यहाँ पे I पहले था तो I पहले आएगा, J बाद में आएगा, J पहले होता तो J आएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे लिख रखा है 5251, तो यहाँ पे लिखेंगे हम H21। क्लियर है? उसके बाद हमें दे रखा है C1 C2, दोबारा से C1 C2, ये कौन सी कंडीशन है आपकी? 5152 की, दैट मींस इसको लिख सकते हैं आप H12। ठीक है, IJ की फॉर्म में दे रखा है, तो HIJ आएगा, दैट मींस यहाँ पे आएगा H12। ठीक है, ये वाला गया। उसके बाद हमारे पास C2 का स्क्वायर हमें क्या दे रखा है? 5252, दैट मींस I और 5II, इसको आप लिख सकते हो, ये जो दे रखा है H22 की फॉर्म। ठीक है, अपॉन, इतना सॉल्व हो गया। अब हम लिखते हैं नीचे वाली कंडीशन। देखो C1 का स्क्वायर तो आपका ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 51 का स्क्वायर दैट मींस 51 into 51 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? S11। ठीक है, S11 प्लस यहाँ पे क्या है हमारा? C2 और C1 5251 है, दैट मींस यहाँ पे SIJ की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या आएगा? 21 प्लस यहाँ पे C1 और C2, यहाँ पे क्या आएगा? S12 प्लस यहाँ पे C2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 2। ठीक है, ये जो मैंने बताया है इसको हमने क्या किया है? यहाँ पे सिंपल पुट कर दिया। क्लियर है? ये हमारी सिंपल फॉर्म बन गई। अब जो हमारी होती है सेकुलर डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जो आई है हमारी वैल्यू, ठीक है, ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं? एवरेज एनर्जी के लिए। ठीक है, अगर आपको क्या करनी है? एनर्जी की वैल्यूज निकालनी है, तो आप क्या करोगे? तो इसको क्या करोगे? मिनिमाइज करोगे। मिनिमाइज करने के बाद देखो, मिनिमाइज अगर हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको मिनिमाइज करेंगे, दैट मींस इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसकी फॉर्म में होगा? DE/dC1। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको पूरे को, ठीक है, जो हमें दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू उसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और DE/dC2 करेंगे। ठीक है, पहले तो हम C1 के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर हम C2 के अकॉर्डिंग करेंगे, डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतनी कैलकुलेशन हमें एग्जाम में नहीं करनी होती है, तो सीधा रिजल्ट क्या आता है इसको करने से वो आपको लिखवा देती हूँ और वो आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये एवरेज एनर्जी को सॉल्व करने के बाद आई है। जो हमारी एवरेज एनर्जी थी उसमें हमने फंक्शन को पुट किया था। अभी देखो, जो हमारा ये सॉल्व तो हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए? इससे हमें एनर्जी की वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम
हमने DE/DC1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है और DE/DC2 करके इसको 0 पुट करना है। दैट मीन्स जो हमारी ये वाली वैल्यू है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू C1 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फिर हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू C2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जो हम निकालेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये चीजें सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बनता है सिर्फ आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो C1 H11 माइनस E S11 प्लस C2 H12 माइनस E S12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये वाली इक्वेशन बनती है, एक बनती है आपकी 21 माइनस E S21 प्लस C2 H22 माइनस E S22 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों इक्वेशन हमारी बनी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं सेक्युलर इक्वेशन, इक्वेशंस। ठीक है, ये सेक्युलर इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, अब देखो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि कैसे बनता है, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देती हूँ। देखो आपको सिर्फ क्या छोड़ना है, सिर्फ ये कॉन्स्टेंट्स छोड़ने हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट है इनको नहीं लेना है आपको। और क्या करोगे, आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे। डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे, देखो आपको सिर्फ ये टर्म्स लेनी है, कांस्टेंट को छोड़ के जो टर्म्स बचती हैं आपकी सिर्फ वो लेनी है H11 माइनस E S11। ठीक है, यहाँ पे बनती है आपकी H12 माइनस E S12। ठीक है, यहाँ पे बनेगी आपकी H21 माइनस E S21, यहाँ पे H22 माइनस E S22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं आपके पास। अगर आपको दे रखा हो, यहाँ देखो यहाँ पे करती हूँ मैं, अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में कि ये हक्कल एमओटी फॉलो करता है, ठीक है, या फिर आपको दे रखा हो सिंपल ये क्या फॉलो करता है, एमओटी। ठीक है, अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में हक्कल एमओटी फॉलो करता है तो इसके लिए क्या होगा, ये क्या करता है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो करता है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी टर्म्स बनती है, तो उसके लिए देखो जो SII है उसकी वैल्यू तो हम क्या लेंगे 1। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के लिए हम जो SII की वैल्यू 1 लेंगे और SIJ की वैल्यू या फिर SGI की वैल्यू हम क्या लेंगे 0। ठीक है, ये वाली वैल्यूज लेंगे इसके लिए। हक्कल एमओटी के लिए हक्कल एमओटी को क्या फॉलो करता है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अगर आपके पास सिंपल एमओटी हो तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके लिए जो SII की वैल्यू होगी वो तो 1 ही होगी। ठीक है, SII दैट मींस S11 S22 S33, उसके लिए तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। और इसके लिए जो ये वाली वैल्यू होगी आपकी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, उसको हम 0 पुट नहीं कर सकते हैं, उसको हम नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स उसकी फॉर्म में हम ऐसे रखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। तो देखो अगर हम ये वाली कंडीशन इसमें लगाते हैं तो कैसे होगा, H1 तो 1 तो ऐसे आएगा, ये क्या है आपका SII। ठीक है, अगर आप ये कंडीशन फॉलो करता है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा ऐसे H22 21 माइनस, यहाँ पे देखो 21 है दैट मीन्स IJ की कंडीशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 ही बनेगा। यहाँ पे H12 ये 12 ये भी क्या हो जाएगा, IJ की फॉर्म है तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 22 ये क्या है II की फॉर्म है तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो आपका ये वाली कंडीशन बनती है, समझ में आ गया। और अगर ये वाली कंडीशन होती है आपकी, उसकी कंडीशन में क्या करना है, SII की फॉर्म के उसमें क्या लोगे आप 1 पुट करोगे, और जो IJ और GI है उसमें आप 0 पुट नहीं करोगे, वो एज इट इज रखोगे। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा सारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि आपको सिर्फ इस डिटर्मिनेंट की जरूरत है। ठीक है, जो मैंने आपको एवरेज एनर्जी दी थी, एवरेज एनर्जी में जो फंक्शन पुट करवाया था उसके बाद हमने सॉल्व किया था उसको, वो सिर्फ जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वहां वो ही याद रखेंगे इस चीज को। लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो नेट के स्टूडेंट्स हैं या गेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी को पढ़ाते हो आगे तो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हो तो वो
चीज नहीं करोगे आप, ठीक है, वो सारा कैलकुलेट नहीं करोगे, सिर्फ आप ये डिटर्मिनेंट याद रखोगे। समझ में आ गया? अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, यहाँ पे देखो आपको ट्रायल वेव फंक्शन दिया है ये, और आपको जो हैमिल्टोनियंस क्या दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे phi1 H51, तो आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, H11 की। अब मुझे कैसे पता चला ये H11 की वैल्यू है? देखो अगर आपके पास यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसके बीच में H आ रहा है तो वो H की वैल्यूज है। अगर इसके बीच में H की, अगर H नहीं आता तो किसकी वैल्यू हो जाती है, वो SII की या फिर IJ की, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो ये किसकी वैल्यू है, ये 1 है यहाँ पे, तो H11 है यहाँ पे, तो वो 0 दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको H12 कितना दिया है, 2, देखो इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी 2 ही है। तो ये क्या है आपका 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, तो 2 1 कितना है आपका 2, और वहां पे H22 कितना है आपका 3, ठीक है। यहाँ से 2 2 देखिए, ये 2 और 2 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है आपको 3। समझ में आ गया? वो हमने लिख लिया। अभी देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि हक्कल एमओटी फॉलो कर रहा है, सिंपल एमओटी फॉलो कर रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लेनी है। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है आपको कि आपको वैल्यू जो लेनी है SII की, उसके लिए 1 लेनी है, और IJ के लिए आपको 0 लेनी है, ठीक है। तो अभी पुट कर लेते हैं इसमें। तो आपको दिया क्या, देखो H11 आपको दिया है यहाँ पे 0 माइनस E, एनर्जी की वैल्यू देखो S11 दैट इज II, उसके लिए आप 1 पुट करेंगे, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी रह जाएगा। H12 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे H12 है, दैट मीन्स IJ की फॉर्म है। IJ के लिए यहाँ पे 0 लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो वो टर्म हट जाएगी, यहाँ पे 2 आएगा सिंपल, ठीक है। अब इसमें करोगे तो H21 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है सिंपल, ठीक है। इसके लिए आप सॉल्व करोगे, देखो IJ की वैल्यू है, IJ की 0 पुट करोगे, 0 की इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे 2 आएगा। इसकी वैल्यू आपको 3 दी हुई है, माइनस E, यहाँ पे क्या है II की फॉर्म है, तो इसके लिए हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप ये चीज बन जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस E आएगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस E, फिर माइनस E, फिर माइनस, ठीक है। डिटर्मिनेंट देखो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सॉल्व करना आता है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीख जाओगे आराम से। देखो इस टर्म सबको सबसे पहले आपको याद रखना है, जो ये टर्म होती है सबसे पहले आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद ये जो टर्म है आप क्या करोगे, माइनस लोगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है। अब आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करोगे -3E, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस E का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा -4, ठीक है। अगर इस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम सही करके लिखें तो E स्क्वायर -3E -4 इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, एनर्जी की वैल्यूज निकालनी है। एनर्जी की वैल्यूज निकालने के लिए इस इक्वेशन की क्या निकालोगे आप, रूट, ठीक है। तो रूट कैसे निकालोगे, देखो अभी क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 ही होता है, तो क्या देखो आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे रूट बनाने के लिए, यहाँ पे E स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज यहाँ पे आपको लिखनी है, आपको कैसे देखनी है, देखो आपको देखनी है ये है, देखो मल्टीप्लाई करके तो आपका आना चाहिए 4, ठीक है। जो वैल्यूज आपको 2 टर्म्स ऐसी लेनी है, ठीक है, 2 टर्म्स आपको A B ऐसी लेनी है कि उनको मल्टीप्लाई करके तो आपको आना चाहिए 4, ठीक है, और प्लस माइनस करके आना चाहिए आपका 3। तो आप क्या लोगे, तो आप लोगे यहाँ पे -4E + 1E -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मैंने क्या लिया, 2 टर्म्स ले ली, -4E + 1E, ठीक है। क्या लिया मैंने, -4E + 1E। अगर इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, -4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो कितना आएगा, यहाँ पे -4 ही आएगा, -4, यहाँ पे कितना है -4, ठीक है। अगर इसको प्लस माइनस करोगे तो -4E + 1E, दैट मीन्स यहाँ पे अगर -4 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और साइन कितना आएगा, जो बड़े के आगे जो साइन होता है वो यहाँ पे साइन आ जाता है, -3 आएगा, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -3। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके रूट्स बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, इस टर्म में से आप निकालेंगे E को बाहर, तो E -4, और इन टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे ले लो कि E -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके
उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, e-4 इसको एक जगह लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 ही है, आगे कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं हम, तो e+1 = 0 यही लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दोनों टर्म्स आई हैं =0 पुट करना है e की वैल्यू निकालने के लिए, e-4 = 0 और e+1 = 0, यही निकालोगे। e-4 = 0 और e+1 = 0, ये वैल्यू आएगी। इसको =0 पुट कर दिया, इसको =0 पुट कर दिया। अब इसके लिए एनर्जी की जो वैल्यूज आएगी पहले इसके लिए निकालते हैं। देखो 4 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। जब इसके लिए मैंने e+1 = 0 पुट किया तो e की एनर्जी -1 आएगी। तो जो एनर्जी की वैल्यूज आई है हमारी, एक तो ये आई है, एक ये आई है, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू एक तो आई है हमारी e = 4, एक आई है -1, ये वाली आ गई हमारी एनर्जी की वैल्यू। देखो आपको क्वेश्चन है ना इस टाइप से ही गिवन होंगे, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको सिर्फ याद क्या करना है, आपको ये डिटर्मिनेंट याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं क्विज की फॉर्म में आपको दे दूंगी, ठीक है। उसको आपको सॉल्व करके देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं इस मेथड से, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। इसके लिए इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।